गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो एमसीक्यू हैं, ये सिर्फ इनका सोर्स हमारे लिए आईसीएआई है। एक तो आपके जो चैप्टर के पीछे दे रखे हैं स्टडी मटेरियल के, वो है, उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन थे। इसके अलावा इन्होंने आरटीपी एमटीपी जो ये अपनी तरफ से मॉक टेस्ट लेते हैं, उसके क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू हैं, और जो आगे 12 क्वेश्चन है, टोटल 32 हैं इस पहले चैप्टर में, तो वो हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू केस स्टडी बेस, तो एक एक को समझेंगे। इवन मैं चाहूंगा आंसर सब आप देना, लेकिन विदाउट रीजन कुछ भी नहीं करें। मतलब आपको समझ है, आप तुक्का नहीं लगा। जिस जो आपको लगेगा कि नहीं ये दूसरा होना चाहिए, तो बस दूसरे की बात करेंगे कि ये वाला आंसर क्यों नहीं है इसका। ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेटजी इज ए गेम प्लान यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हम स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? फर्स्ट, टू टेक मार्केट पोजीशन। सेकंड, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। थर्ड, टू रिस्पोंड टू डायनामिक एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। और या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये आंसर है, क्योंकि इसका सब काम है। स्ट्रेटजी आप जो बनाते हैं उसका मेन पर्पज ही है, हमें मार्केट में पोजीशन चाहिए, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और हम चेंज इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। जिसको अगर लगे कि ये नहीं, तो पूछ सकते हैं। सेकंड, फंक्शनल लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद। फंक्शनल लेवल का मतलब होता है 3 लेवल है मैनेजर्स के, जिसके ऊपर स्ट्रेटजी बनती है। कॉरपोरेट लेवल जो टॉप लेवल कह सकते हो, फिर मिडिल लेवल मतलब डिविजनल लेवल जिनका बिजनेस से रिलेटेड, और फंक्शनल का मतलब होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन से बिलोंग करते हैं। फाइनेंस एक फंक्शन हो जाता है, परचेज दूसरा फंक्शन हो जाता है, सेल तीसरा फंक्शन हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन होते हैं। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद फर्स्ट, स्ट्रेटजी डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। जो बिजनेस है उसके स्पेसिफिक ऑपरेशन की बात हो रही है, मतलब जो भी। सेकंड, स्ट्रेटजी डेट स्पेन मल्टीपल बिजनेस। स्पेन का मतलब बच्चों फैलाव होता है, फैलना होता है। ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का पार्ट है, उन्हीं की स्ट्रेटजी का इफेक्ट आपके सभी बिजनेसेस पे पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रेटजी डेट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंट्री, ये भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस केस में पर्टिकुलर एक कंट्री के रिगार्डिंग क्या बनाई जा रही है? स्ट्रेटजी। और इसके बाद है स्ट्रेटजी डेट एनकरेज ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज। तो ये सब कॉर्पोरेट लेवल है, जो मेन लेवल होता है। लेकिन यहाँ फंक्शनल लेवल का है, तो ए सिर्फ फर्स्ट आंसर बनता है इससे रिलेटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट, कंचन इज द फाइनेंस। अब ये एक फंक्शन है, हेड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ ए कंपनी। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज शी वर्किंग एट? कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, ये दोनों तो हमने कुछ पढ़े ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो इन तीनों में से बताना है। तो फंक्शनल लेवल, इसमें बिजनेस लेवल तो है ही नहीं, क्योंकि आपको समझना है जो आपको स्टडी पढ़ा रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। आपसे एमसीक्यू उसी को ध्यान में रखकर पूछे जाएंगे, इसलिए हम बाहर के किसी सोर्स पे गए नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, हमें मार्क्स ना मिले। हमें क्या करना है? ठीक से हमें तो आईसीआई के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसके जस्ट आगे, द फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉल विद इन द कंसेप्ट ऑफ। अगर आप देखो तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्योंकि अगर आप समझे तो हमने जब इसको पढ़ा तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के पार्ट ही है। इवन ये तो वैल्यूज को ही उसी का पार्ट बनाए बैठे हैं, लेकिन वैसे वैल्यू उससे वाइडर थिंग है। 5 तो फिर भी आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पार्ट है। विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा काम है बार बार रिपीट करना, ताकि हमें एफर्टलेस तरीके से आ जाए। तो यहां पर आंसर है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इनमें से कोई भी नहीं बच्चों। विजन तो उसका एक पार्ट है। अब इससे नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एलोस एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर ऑथोरिटेटिव। नहीं हम कहेंगे, हमने तो ये कोई पढ़ा ही नहीं है।
ऑथोरिटेटिव, और उसके बाद पार्टिसिपेटिव नहीं पढ़ा, कमांडिंग नहीं, प्रोएक्टिव। क्योंकि हम ये मानते हैं कि वैसे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ब्लेंड होती है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का, लेकिन मेनली हम बनना क्या चाहते हैं, प्रोएक्टिव। वो तो कई बार क्या होता है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है, जिसके कारण हम रिएक्टिव पे डिपेंड हो जाते हैं, या सामने वाले ने पहले ही, हमें थोड़ा पता था, मार्केट चेंज को पहले भाप करके उसने अपना मतलब बना दी स्ट्रेटजी, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो हम रिएक्टिव के साथ चलेंगे। लेकिन हम ज्यादा क्या बनना चाहते हैं, प्रोएक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, रिएक्टिव स्ट्रेटजी कैन आल्सो बी टर्म्ड एज प्लान, नहीं, प्लान तो यही है आपकी प्रोएक्टिव। अडेप्टिव स्ट्रेटजी, अडेप्टिव का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, आप इन्वायरमेंट के साथ अनुकूल हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव स्ट्रेटजी। क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो अडेप्टिव स्ट्रेटजी इज पार्ट ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। आप देख रहे हो जिस तरह से लोगों का चेंज हो रहा है, मतलब एक तरह से ट्रेंड, वो किस तरह की चीज की डिमांड कर रहे हैं, कैसे चाहते हैं, आप कंप्यूटर ने उसमें एज ली है तो आप उसी को ही फॉलो कर रहे हैं साथ के साथ, दैट इज अडेप्टिव स्ट्रेटजी। और आप ही पहली बार वो कर रहे हैं तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। इसके बाद हमें इनमें लेना देना नहीं है। इसके जस्ट आगे, formulation of strategy and their implementation in a strategic management process is undertaken by। बच्चों एक्चुअल में स्ट्रेटजी हर लेवल की होती है, लेकिन सब में होता वही है, फॉर्मुलेशन होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल होता है। स्ट्रेटजी के तीनों लेवल है, जैसे आपके मैनेजमेंट के 3 लेवल है, वैसे स्ट्रेटजी के भी 3 लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल और फंक्शनल लेवल। तो मेरे से कोई पूछे कि स्ट्रेटजी कौन बनाता और इंप्लीमेंट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैंने कहा तीनों लेवल करते हैं, टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है और लोअर लेवल भी करता है। तो यहां पर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, सारे एक स्ट्रेटजी नहीं बना रहे। टॉप लेवल की अलग है स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल की अलग है, उसको अपने बिजनेस से लेना देना है, और फंक्शनल वाले को अपने फंक्शन से लेना देना है। अब इससे नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आप सबसे पहले किसको क्रिएट करते हैं, विजन को। विजन के बाद मिशन की स्टेटमेंट आती है, फिर बिजनेस डेफिनेशन, फिर बिजनेस मोल, फिर बिजनेस मॉडल, और फिर उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जिस सीरीज में पढ़े थे उसी सीरीज में। हालांकि इंटेंट को बोलती बार आप चाहे वैल्यू को इंक्लूड मत करो। अब इसके बाद नेक्स्ट, द स्टेटमेंट वेयर वी वांट टू गो डिनोट द कंपनी। पहले मैं बच्चों क्लियर कर दूं, विजन का मतलब होता है कहां हमें पहुंचना है, हम कहां पर हैं, किस बिजनेस में हैं, ये मिशन बताता है। मिशन आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, और विजन आप फ्यूचर में कहां जाना चाहते हैं वो बताता है। तो यहां पर कह रहा है द स्टेटमेंट वेयर वी वांट टू गो, ये यूं भी कह सकता था वेयर वी वांट टू लैंड, कहां हम पहुंचना चाहते हैं, डिनोट्स कंपनी, तो ये विजन शो करता है। 9 तक जो आपको नहीं समझ आए पूछ सकते हो, जहां भी आपको थोड़ा भी दिक्कत लग रही है कि ये नहीं हो सकता, तो आप बोलो, मैं बताऊंगा। देखो, आपको याद क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से आप मानकर चलो क्लोज एंडेड होते हैं। जैसे आपने एक महीने का बना रखा है कि मुझे हर हाल में इस महीने पिछले से 12% ग्रोथ करनी है। एक तो ये मेजरमेंट के टूल है, फिगर्स में मेजर करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड होते हैं। वो कहते हैं गोल जो है वो ओपन एंडेड है, हालांकि सीए इंस्टीट्यूट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा है, तो हमारे लिए तो दोनों के दोनों क्लोज एंडेड हो गए, लेकिन वो मेजरमेंट के तरीके हैं, उसके थ्रू आप फिगर के थ्रू मेजर कर रहे हैं। यहां तक अगर बच्चों किसी ने पूछना है पूछो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। कहता है स्ट्रेटजी इज प्रोएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव इन एक्शन। ब्लेंड इसलिए होता है ना बच्चों, हम अपनी तरफ से तो प्रोएक्टिव बनना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में प्रोएक्टिव नहीं बन पाते।
तो फिर वहां आपको रिएक्टिव होना पड़ता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगाओ। इसके जस्ट आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, दैट इज मिशन स्टेटमेंट। इसमें हम एक तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हैं। जहां तक होता है कि हम क्यों हैं, ये चीजें आपकी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है। हु वी आर एंड व्हाट वी डू। और इससे नेक्स्ट, अब बच्चों यहां पर आपको मैं क्लियर बताऊं तो आईसीआई का जो आंसर है वो रोंग है। लेकिन हम एक बार इनके साथ चलेंगे, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझना ध्यान से। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट। मैं देखो बच्चों बिना फैक्ट के चलता ही नहीं हूं, मैं अपनी राय के अकॉर्डिंग गलत नहीं बता रहा। आपने करना क्या है, इसको सिर्फ सर्च करना। जैसे सबसे पहले, स्ट्रेटजी हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन। स्ट्रेटजी के शॉर्ट टर्म प्रभाव होते हैं नहीं, इनके तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे वो कहेगा फोल्स, इसका काम ही लॉन्ग टर्म के लिए है। एक आधी जगह, एक और जगह इनका गलत है। आप सिर्फ ऐसे गूगल पे सर्च करो, इसको कॉपी करो, स्ट्रेटजी हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन, आपको पता लगेगा वो कहेगा नहीं, स्ट्रेटजी हैव लॉन्ग रेंज इम्प्लीकेशन। इन्होंने इसको सही लिख रखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप किसी पे भी चेक करेंगे, मैंने तो सारों पे, चैट जीपीटी हर चीज पे चेक करके, क्योंकि मैं आईसीआई वाली बात को गलत कह रहा हूँ, ऐसे कैसे कह दूंगा, कोई तो मेरे पास भी बेस होगा। तो आप आराम से सर्च करोगे तो वो कहता है नहीं लॉन्ग रेंज। इसको आंसर क्या देना चाहिए था, अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो स्ट्रेटजी हैव शॉर्ट रेंज इम्प्लीकेशन, बच्चों आपका आईसीआई इसको ठीक कह रहा है, वैसे ये गलत है। इसके जस्ट आगे, स्ट्रेटजी आर एक्शन ओरिएंटेड, बनाई किस लिए जाती है, एक्शंस के लिए ही तो बनाई जाती है, तो ये सही है। और लास्ट, स्ट्रेटजी आर रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली का मतलब जिसमें चेंज ना हो सके, फिक्स है, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटजी डायनामिक होती है। उसने इनिशियल में कह दिया था कि स्ट्रेटजी जो है आप भूल जाओ कि वो हमेशा परफेक्ट होगी, फ्लोलेस होगी, मतलब आपने एक बार बना दी ऑप्टिमल होगी। इट इज ऑलवेज, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एंड क्या, प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल है। उसको समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, आपको सामने वाले के रिस्पॉन्स के हिसाब से भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर बनना तो चाहिए बच्चों सिर्फ वैसे करेक्ट के हिसाब से सेकंड, लेकिन अब आईसीआई इसको क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए आंसर है इसका। अब अभी तो इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सेवंथ क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, मतलब किसी आरटीपी एमटीपी का नहीं, आपके स्टडी मटेरियल में चैप्टर 1 में जो एमसीक्यू पीछे 12 दे रखे हैं, तो उसका 7वां क्वेश्चन है ही। एक और जगह चेंज करूंगा, बाकी सारे तो आप पूरा रीजन के साथ चल रहे हैं ऐसे में। अब इसके जस्ट आगे है बच्चों, व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट अनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या उसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बोलते हैं, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन बोलते हैं, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं? दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट है। इसे नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी। पहले बात समझ लो बच्चों, सभी लेवल, सभी के सभी लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उनका मेन पर्पस होता ही है कि जो स्ट्रेटजी हम बनाएं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब जिसको अचीव किया जा सके, जो चीज आसानी से, मतलब एक तरह से चैलेंजिंग तो होनी चाहिए, जो चीज अचीव की जा सके उसको रियलिस्टिक कहते हैं। एक मैं आपसे वो बात कह रहा हूं, आप कहते हो ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है, मतलब रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं। बात समझ रहे हो बच्चों? अटेनेबल होनी चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मान लो ये कह दे कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो अभी वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो। अभी तो वो वहां है कि अगर हम 4th नंबर पे हैं तो हम 3rd पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है।
समझ गए ना कि आप फोर्थ पे हैं और आप थर्ड पे आना चाहते हैं, वो समझ आता है, वो रियलिस्टिक है। कोई रेस थोड़ा जल्दी से आगे निकल जाओगे किसी एक पर्सन के ऊपर। पूरी कंट्री का है सिस्टम, उसमें हर चीज आती है, आपकी स्टॉक मार्केट, आपकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडस्ट्री, हर चीज। तो यूएसए का और आपका गैप तो बहुत ज्यादा, चाइना से इतना ज्यादा गैप है। तो मैं वैसे बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अटेनेबल। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी। हमने कहा सारे लेवल पे बनती है, सारे लेवल पे ऐसी होनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो अटेनेबल हो। तो अब आपका आंसर होना चाहिए कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल मैनेजर, नहीं कॉर्पोरेट लेवल एंड फंक्शनल लेवल, फंक्शनल मैनेजर बिजनेस लेवल नहीं, ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर, फंक्शनल लेवल मैनेजर। बनाते तीनों लेवल पर है, बस स्ट्रेटजी अलग अलग पर्पस के लिए बन रही है, किसी की किसी के लिए, किसी की किसी। क्योंकि जो फंक्शनल लेवल है उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना, उसको तो अपने फंक्शन से लेना देना है। इसके बाद नेक्स्ट 15 कहता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट enables एन ऑर्गेनाइजेशन टू डैश इंस्टीड ऑफ कंपनी जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट इन देयर बिजनेस एनवायरमेंट। तो यहां पर है टू बी प्रोएक्टिव, हम रिएक्टिव नहीं होना चाहते। क्योंकि जो प्रोएक्टिव होगा उसको जितना बेनिफिट मिलेगा वो रिएक्टिव को नहीं मिल सकता। बहुत बार तो आपको सेकंड होने पर कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कवर कर जाता है जो प्रोएक्टिव होता है। बताओ बच्चों, समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट, मैकडोनल्ड्स इज डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपेंड इनटू मैन्युफैक्चरिंग किचन इक्विपमेंट इन चाइना। ये एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं। एट व्हाट लेवल इज दिस डिसीजन लाइकली टू बी मेड। कौन करेगा ये वाला डिसीजन कि एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग किचन इक्विपमेंट, कॉर्पोरेट लेवल? तो ये बी आंसर है। हमें तीन में से एक बताना होता है, डिविजनल लेवल जिसको बिजनेस लेवल कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल और फंक्शनल लेवल। अब इससे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर रोल इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट स्ट्रेटजी इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए, जो बिजनेस लेवल का मैनेजर है ना वो बताएगा इंडिविजुअल बिजनेस में। जो बाहर सारे कहते हैं, अगर हम नॉर्मल सर्च करेंगे सब, लेकिन आपका आईसीआई यहां कह रहा है फंक्शनल मैनेजर। और क्लियर करके देखो, मैं इसके लिए एक सेकंड देना मुझे बस, एक, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं ना फैक्ट के साथ, अभी के लिए तो मैं इनके साथ चल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि सुपरवाइजर का काम नहीं है, सुपरवाइजर का काम तो ये देखना होता है मशीनें सही चल रही हैं, अगर वो इंजीनियर है। और अगर वर्करों वाला है तो उसको वर्करों का देखना है कि वो टाइमली काम कर रहे हैं सही, वो सुपरवाइजर का काम है। फंक्शनल मैनेजर का काम है वैसे अपने जो फंक्शन उसके पास है, मे बी परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, मे बी सेल डिपार्टमेंट का हेड है, मे बी फाइनेंस का हेड है, उसको वो देखना है। तो ये वैसे तो बिजनेस लेवल का है। तो एक बार अभी आप ध्यान देना, ये ना मैं आपके लिए एक सेकंड के लिए सर्च कर रहा हूं। पता है क्या होता है बच्चों, जब हम इनसे अलग चलते हैं ना, और मैं फिर ये कहूंगा कि करना तो इन्हीं वाला है यार। हाँ। आप कहीं सोचो कि आप ठीक वाला लिखाओगे नंबर मिल जाएंगे, ये क्या मतलब होता है? उन्होंने चेक तो अपना करना, वो जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या सही में ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ? कि पढ़ उनके वाला रहे हैं, ये चीज जितनी जल्दी दिमाग में बिठा लोगे उतना आसान हो जाएगा। समझ हमें होनी चाहिए भाई क्या है और क्या नहीं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ उस लाइन को कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है और इनका आंसर आ गया है। तो देखो पढ़ो क्या लिखा। द स्ट्रेटेजिक रोल, ये किसका रोल है ये चीज को बताना? बिजनेस लेवल मैनेजर, हेड ऑफ डिवीजन, इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट केम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। लेकिन आपका आईसीआई क्या कह रहा है? और वो हटेगा नहीं अपनी बात से, भूल जाओ।
कहीं पर भी आएगा वो लेगा फंक्शनल लेवल पे, क्योंकि वो पढ़ा वो रहा। बस दो ही जगह अलग कराया, बाकी सारा आपको सब सही समझ आएगा। अब बताओ बच्चों, मेरे को तो पढ़ाना है ना, एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, ना पढ़ाता तो आप अपने लेवल पे जो भी डिसीजन लेते। मैं तो आपको क्लियर करके चलूंगा कि बनता क्या है और है क्या। तो इन्होंने इसको क्या दे रखा है, फंक्शनल लेवल। उनका वैसे इंडिविजुअल बिजनेस से लेना देना नहीं है, अपने फंक्शन से लेना देना। दोबारा लाइन पढ़ते हैं ताकि अच्छे से हो जाए। ये आपका मोरल डाउन करने के लिए नहीं है, ये एक रियलिटी से चेक कराने की जरूरत है कि आपको इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं मानी। पहले तो यही एमसीक्यू आने से रहा, एक चीज तो यही समस्या खत्म कि वो जो अलग करा रहा है, सेम थोड़ा आना है या कुछ है। हमें पता है इससे बेटर क्या है कि उसने ये गलत कर रखे, हमें पता है ठीक क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा पढ़ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 17, which of the following manager role is to translate general statement strategy into concrete strategy of their individual businesses? तो आपका आंसर है यहां पर फंक्शनल मैनेजर। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच इन स्ट्रेटजी। आप बताना इनमें से कौन सी प्रोएक्टिव नहीं है। प्लान स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव है, हम कहेंगे ये तो ओके है। इसने पूछा है कौन सी नहीं है जिसको नहीं कह सकते प्रोएक्टिव। दूसरा, डेलिब्रेट मैनेजमेंट डिसीजन, ये भी आप एडवांस में ले रहे हैं। फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, ये भी एडवांस है। यहां पर डी, अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अडेप्टिव रिएक्शन का मतलब यही है कि किसी और ने पहले कर दिया है, उसका वो सक्सेसफुल हो गया है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप इसको समझना है बस। टाइम के हिसाब से बदलना बिजनेस के लिए जरूरी है। प्रोएक्टिव हो सके तो ठीक, नहीं तो रिएक्टिव तो होना ही है। 19, विच इज वन ऑफ द की पर्पजेस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। तो पहला है बच्चों, इंश्योरिंग यूनानिमिटी। इसका मतलब पता क्या होता है, सर्व सहमति। इसको आप कौन सेंसस कह सकते हो, क्योंकि मैंने ना उसमें इसको बदल कर ये कर दिया था, सेंसस। ये ओ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं बताता हूँ। मिशन स्टेटमेंट का पर्पस पता है क्या होता है, मिशन जो बनाया जाता है उसका पहला पर्पस होता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे एग्री कर जाए जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। उसके लिए उनको पार्टिसिपेट भी कराया जाता है, समझाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेगा तो ही तो अचीव होगा। तो सबसे पहला जो मिशन स्टेटमेंट है उसका की पर्पस ये है। आपके जो नोट्स में है ना उसमें लिखा हुआ है, आप पहला पढ़ो यही है, अभी बाकी वाले पढ़ते हैं। सेटिंग शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल गोल नहीं है ये मिशन का पर्पस। प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। स्पेसिफाइंग फाइनेंशियल फोरकास्ट, तो सिर्फ फर्स्ट है। आपके पास नोट्स हैं, आप खोलो, जहां मिशन के बारे में डिटेल किया गया है उसमें पर्पस में सबसे पहला पर्पस पढ़ो, यही है। स्टडी का ही क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है बार बार बच्चों रीड करना है, ताकि चीजें याद करने की बजाय ऑटोमेटिकली आ जाएं और हम उसको बनाकर लिख सकें। ये देखो बच्चों, ये रहा मिशन। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए मिशन। पहला कॉन्सेंसस मैंने चेंज किया था, वो यूनानी मीटिंग को याद करना मुश्किल हो रहा था, याद नहीं हो रहा था दिमाग में। कई चीजें तो प्रोनाउंसिएशन गूगल से देखनी पड़ती है, समझ ही नहीं आ रही होती उसको प्रोनाउंसिएट कैसे। वो इंग्लिश की टीचर थोड़ा है, हमारा काम है ही नहीं। गलत बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे ने तो देख ही लेना है। ठीक है, एक बार वापस चलते। ये समझ तो आ गया ना। लास्ट बच्चों 20, तो उसके बाद केस स्टडी बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्ट्रेटजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल भी होती है। स्ट्रेटजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, ये तो सही है। स्ट्रेटजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, अगर ये हो जाए तो फिर मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है। स्ट्रेटजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट
ये कहते हैं कि मशीनें पर्सन को रिप्लेस कर देंगी, पॉसिबल तो नहीं। आपको साथ में लोग तो चाहिए ही चाहिए, चाहे एआई आ जाएगा या कुछ भी होगा। तो ये आपको समझना है। तो स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड, ये आपका बी आंसर। अब एक बार इनमें से कोई पूछना है तो पूछ लो, आपने रिपीट अपने लिए कर लेने हैं। हालांकि बच्चों, ये लोग क्वेश्चन तो नया ही बनाकर देते हैं, लेकिन अगर इतने सारे कर रखे होंगे तो दिमाग चल जाएगा वहां कि एमसीक्यू ठीक होने के चांस रहेंगे। अब एक बार केस स्टडी वाले कैसे बना रखे हैं, ये भी इन्हीं सोर्सेस से है। एक बार एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। नाम बस हम अपना चेंज कर लेते हैं, वो आदत है। Question 21. Mr. Gaurav and Mr. Pal are partner in thriving business venture. Recently, they have become aware of their employees' dissatisfaction with their working condition. Mr. Gaurav believe that situation should be dealt before the employees explore. भाई उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन आने से पहले ही हमें अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, चेंज। और दूसरा, मिस्टर पॉल on the other hand believe that if employee have an outburst then they will handle it। वो यूं कह रहा है कि जब वो करेंगे ना तब देख लेंगे। तो मिस्टर गौरव एंड मिस्टर पाल, बिजनेस फिलोसफी इज, तो बताओ किसकी प्रोएक्टिव है और किसकी रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव और मिस्टर पाल की रिएक्टिव, तो ये डी आंसर है। वो पहला दे रहा है रिएक्टिव प्रोएक्टिव गलत, रिएक्टिव रिएक्टिव गलत, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव गलत, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ऐसे समझना है हमें। बैच खत्म होने से पहले मैंने नई जगह ली ली है, तो प्रोएक्टिव किया है। मेरे को पता था आज नहीं तो कल लड़ाई होने वाली है यार। कितने दिन भीड़ में बैठेंगे। अभी ध्यान दो बच्चों। 22. The following is the message of a CEO of all his divisional heads. It is significant to understand the persisting need for developing new vistas of work, and that, of course, is preceded by acute need for the ability to adapt the ever-changing external world. We at Real Limited have identified that embracing to digital technology is where our future lies, and we shall all pledge to make this transition a successful choice, which will definitely entail a few organizational change. The underlying message of CEO is your opinion is that। मैं पहले समझाना चाहता हूं बच्चों, जो आप एट प्रेजेंट हो वो मिशन है, और जो आप फ्यूचर में जहां पहुंचना चाहते हो वो विजन है। तो यहां पर क्या ये एट प्रेजेंट है या ये जहां पहुंचना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर ये पहुंचना चाहते हैं तो ये विजन स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है ये। इन दोनों के अलावा तो और कोई थी भी नहीं, क्योंकि जो टॉप लेवल है वो ये डिसाइड करता है पहले विजन स्टेटमेंट, मिशन मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट का मतलब आप किस बिजनेस में हो, आप क्या एट प्रेजेंट हो, वो इनके आंसर है। और आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये विजन स्टेटमेंट। एक बार आगे देखो। BBL Bank had strategically decided to set up a separate office in Mumbai back in 2016। इन्होंने ना 2016 में ही अपना एक सेपरेट ऑफिस कर लिया था इस बैंक ने, स्पेसिफिकली टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एंड इन डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट ब्लॉकचेन फैसिलिटी। उनको आगे फ्यूचर दिख रहा था कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं, वैल्यू बढ़ेगी इसकी। तो इन्होंने अपना एक स्पेशल क्या खोल लिया था, ऑफिस। विच इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिड बीबीएल बैंक मेड यूज ऑफ। उन्होंने यहां पर क्या इंपोर्टेंस दिखाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की? फर्स्ट, गिव्स डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नहीं। सेकंड, हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ बीइंग रिएक्टिव, ये आंसर है। आप याद करो इंपोर्टेंस में ये पढ़ा था, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव इन क्रिएटिंग इट्स फ्यूचर, या इन क्रिएटिंग फ्यूचर। अपना फ्यूचर हम तैयार कर रहे हैं,
उसके लिए हमें रिएक्टिव के हिसाब से चलना है, प्रोएक्टिव, तो ये कहते हैं प्रोएक्टिव बनना है। ये आगे है तो इंपॉर्टेंस, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर फ्यूचर डिसीजन, तो ये इस केस स्टडी से बेस नहीं है। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एसबीयूज लाइक इन दिस केस सेपरेट ऑफिस एट ब्लॉकचेन, ये कुछ नहीं। बताओ बच्चों, समझ आया? An organization during its strategy planning envisaged entire situation and created a strategy framework. तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेटजी प्लान की, एंटायर सिचुएशन को समझा और स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क बना दिया। बट इन मीन टाइम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट रियलाइज दैट इट्स फ्रेमवर्क इज नॉट इफेक्टिव इन सर्टेन यूनिक अनप्लान सिचुएशन। जब इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो इनको रियलाइज किया कि बहुत जगह पर तो अनप्लान सिचुएशन में ये चीज काम ही नहीं कर रही। वट कुड बी द रीजन फॉर सच इनइफेक्टिवनेस? तो आपको पता क्या है, देखो ये 4 रीजन दे रहा है, इनमें से आपको बताना है क्या सही है। पहले पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अब बताओ ये रीजन ऊपर के साथ सेट हो रहा है? मैं आपको समझाता हूं ना। पहले इन्होंने पहले पूरी सिचुएशन को समझा और स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क बना दी, तो प्रोएक्टिव तो थे। जब इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद वहां इनको कई जगह पर देखा कि ये वाला स्ट्रेटजी यहाँ काम नहीं कर रही, तो डायनामिक की तो होती है, चेंज भी तो करना होता है, चेंज सिचुएशन के साथ। तो ये उस चीज को भूल गए कि पार्टली क्या भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्चों। आपको रीजन इनइफेक्टिव का क्या दिख रहा है? मैंने कहा स्ट्रेटजी सिर्फ प्रोएक्टिव थोड़ा होती है, सारा कुछ पहले प्लान के हिसाब से थोड़ा चलेगा। उस चेंज के साथ अपने आप को क्या भी करना पड़ेगा, चेंज की। आपकी मेन वाली स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो बदलो, चेंज करो उसको उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर पहला है स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये बच्चों है तो ट्रू। और यहाँ पर रीजन के साथ भी है कि यहाँ पर ये लोग प्रोएक्टिव तो हैं लेकिन क्या नहीं है। सेकंड है लैक ऑफ एनालिसिस एंड प्रॉपर प्लानिंग। देखो बच्चों, कोई भी बंदा ना फ्यूचर को पूरी तरह से पढ़ ही नहीं सकता। फ्यूचर क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से टाइम आएगा, कोई नहीं बता सकता। मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो ये अगर कहें कि लैक ऑफ एनालिसिस एंड प्रॉपर, तो उन्होंने तो प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर अपनी तरफ से रीड आउट किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी कोई फेलियर हो गया तो उसने उस अकॉर्डिंग, उसने उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। समझ गए ना? उसने उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। इसके बाद है स्ट्रेटजी इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली प्रोएक्टिव। ये इस चीज का कोई लेना देना नहीं कि स्ट्रेटजी जो है हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव और पार्टली। हाईली वाला कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद है इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर आपकी स्टडी दे रही है ए। वो यूं मानना चाह रही है, मतलब आप केस स्टडी के हिसाब से बच्चों गलती हम भी कर जाते हैं, मैं यूं नहीं कह रहा। आपको उसके बाद समझ लेना है, इस सिचुएशन को पढ़ो दोबारा, आपको फिर समझ आना शुरू होगा या हुआ क्या है। इन्होंने सब पहले से प्लान कर रखा था लेकिन वहां तो अलग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तुरंत क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो कर जाएगा बस हो गया सक्सेसफुल। अब इससे नेक्स्ट एक बार ना इसको पढ़ते हैं, आप फिर बताना कि क्या है। Evergrande Group is a diversified company active in a wide range of business line, including financial services, fertilizers, information technology, enabled services, FMCG, and real estate. The board of directors understand the need of the hour and are determined to further develop the ITES। ये बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज को ये फर्दर डेवलप करना चाहते हैं। वेयर बाय दे वांट better allocation of human resources and provision of industry best customer services. To achieve the same, they have suggested implementation of specific business strategy, but the manager are facing difficulty in allocating the responsibility for implementation of the business strategy amongst them. You being a management expert,
indicate the appropriate person responsible for translating general statement and business strategies pertaining to ITES strategic business unit and ensure a smooth implementation। तो बताओ, फंक्शनल लेवल मैनेजर, क्योंकि उसने वही वहां पर भी कराया है कि वो जो जनरल स्टेटमेंट है उसको पहुंचाने का काम किसका बताया इन्होंने? फंक्शनल लेवल मैनेजर का। बताओ बच्चों, समझ आया? तो मैंने बोला था ये कहीं पर भी और देंगे, ये जो करा रहे हैं ये इसी को रखेंगे ऊपर। ये समझ आया? बताओ बच्चों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स आप सबने पढ़ा है। उसमें क्या है? अनरिलाइज रेंट आप अगर रिटर्न में देखें तो वो जीएवी में से लेस होता है। इन्होंने बहुत लंबा टाइम एक्चुअल रेंट में से लेस कराया है। गलत पढ़ाया गया है, आईसीआई के थ्रू पढ़ाया गया है। गवर्नमेंट का जब ऑनलाइन फॉर्म उसको सपोर्ट ही नहीं करता, आप कैसे लेस कर देंगे? तो इन्होंने अब क्या किया? अपनी बात को एकदम से तो बदले ही नहीं। कहते हैं दो अल्टरनेट होते हैं, आप एक्चुअल रेंट में से भी लेस कर सकते हो और आप जीएवी में से भी लेस कर सकते हो। नहीं बदलेंगे उतनी जल्दी, वो मतलब ही नहीं है, तो अपनी बात को ऊपर रखते हैं। बताओ, ये समझ आया? अब इसके जस्ट आगे यहां पर बच्चों मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। मतलब मैं अब इनको रफली पढ़ देता हूं, या चलो वैसे तो ठीक ही जा रहा है, 32 तक है, अभी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फायदा तो यूं होगा ना बच्चों, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होगी, रीजन सबके पता होंगे कि किसका क्यों चल रहा है। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको ओवर करते हैं। मेबा लिमिटेड had a huge capacity of 40,000 kiloliters production of kerosene oil, and they were able to achieve 90% of it almost always, while the teams were also aware that they can achieve 100% capacity with very less effort but always kept margin। मैं बताता हूं बच्चों, जैसे आपकी 40,000 किलो लीटर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, आप अभी उसका 90% अचीव कर रहे हो हर बार, ठीक है। टीम अवेयर है कि हम 100% कैपेसिटी भी अचीव कर सकते हैं बहुत कम एफर्ट लगाकर। मतलब थोड़ा सा और एफर्ट लगेगा, 100% पे काम हो जाएगा, बट ऑलवेज केप्ट मार्जिन, वो मार्जिन रखते हैं कि नहीं 90 ठीक है। फर्दर द बिजनेस टीम वाज प्लानिंग टू सेट अप 2 more plants ऑफ 20,000 किलो लीटर कैपेसिटी ईच इन नेक्स्ट 5 years। और इनकी प्लान है कि 20,000 किलो लीटर कैपेसिटी के अगले 5 सालों में 2 और प्लांट इनको लगाने हैं। दिस वाज वेलकम्ड मूव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। फ्रॉम द अबू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हैज नॉट बीन गिवन मच मोर इंपोर्टेंस। आपके हिसाब से यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी गई? फर्स्ट, दे शुड बी क्लियर एंड क्वांटिफाइबल, ऐसा तो कुछ नहीं है। दे शुड बी कॉन्साइज, कुछ नहीं है। दे शुड बी चैलेंजिंग, इस चीज को इग्नोर किया गया है। अगर आप अपनी 100% कैपेसिटी अचीव कर सकते हैं और आप फिर उसमें लेस एफर्ट भी नहीं लगा रहे, मतलब वो थोड़ा सा एफर्ट लगाकर उसको 100% पे उधर से नए प्लांट लगा रहे हैं आप कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और कैपेसिटी अनयूज पड़ी है 10%, उसका क्या नहीं कर रहे? क्योंकि आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिन रहे, प्रॉब्लम ना रहे, जबकि इसका मतलब ये होता है ये हमेशा चैलेंजिंग होती है। जो स्ट्रेटजी है ना बच्चों, उसमें हमेशा विजन वो थोड़ा नो डाउट अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल का मतलब ये नहीं कि इजली अटेनेबल होना चाहिए। मतलब जब हम अपने लिए गोल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ये होता है कि वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए? इजली की बात नहीं है वहां कि आसानी से अटेनेबल हो, नहीं नहीं, पूरा एफर्ट लगाकर बस अटेनेबल होने चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज आपने रख दी जो पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत है। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट ही लगाना पड़ेगा, ये तो गलत है। फिर तो आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब मान लो फोर्थ नंबर पे हैं वर्ल्ड लेवल पे, और हम फोर्थ पे ही मेंटेन रहना चाहते हैं, तो वो अटेनेबल तो है ही सही, वो इजली अटेनेबल है। तो वो क्या हो गई स्ट्रेटजी? आप वहां आप चैलेंजिंग तो कर ही नहीं रहे। बताओ बच्चों, समझ आ रहा? मतलब इसने इसको कहां से निकाला है कि जो वो 90% पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 100% अचीव हो सकता है लेस एफर्ट से, लेकिन उसके बावजूद वो मार्जिन रखना चाहते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। आप उस चैलेंज से नहीं हटना चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाना चाहिए। उसने ये कहा है, फ्रॉम द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हैज नॉट बीन गिवन मच मोर इंपोर्टेंस। क्योंकि उधर से आप दो नए प्लांट लगा रहे हैं और अपनी ही कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। समझ आ गया ये? नेक्स्ट है बच्चों,
कहता है डी लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर, द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन। एक एक करके समझना बच्चों। शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स बी एस्टेब्लिश, मतलब ये एक इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर है, ये लोग ये डिसीजन के बारे में कह रहे हैं। शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स बी एस्टेब्लिश, शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, थर्ड हाउ विल द प्रीमिसेस बी फिटेड आउट फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स। अब मेरी बात आप समझना, पहला क्या है, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स बी एस्टेब्लिश, क्या कुछ और रेंज की शॉप हमें एस्टेब्लिश कर लेनी चाहिए, क्या हमें ज्यादा कैपिटल, क्या हमें ज्यादा कैपिटल रेज करनी चाहिए, और थर्ड वन हाउ विल द प्रीमिसेस बी फिटेड आउट फॉर द न्यू रेंज, और उसके लिए कौन सी प्रीमिसेस कैसी होनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव डिसीजन विल बी टेकन बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। बच्चों कॉर्पोरेट लेवल ने ये तो डिसीजन लेना ही है, जो ये शुड द कंपनी फ्लोट मोर शेयर कैपिटल, यहाँ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की बात हो रही है। कॉर्पोरेट लेवल का वैसे पता क्या काम होता है, जैसे आपके कई सारे बिजनेस है, तो किसी नए बिजनेस को खोलना, किसी पुराने बिजनेस को बंद करना, बिजनेस के अंदर जो आगे की एक्सपेंशन होती है ना, वो बिजनेस लेवल मैनेजर को देखनी होती है। फंक्शनल लेवल वाला तो बहुत लो लेवल का मैनेजरियल डिसीजन होते हैं, उसमें बिजनेस लेवल मैनेजर का काम होता है अपनी डिवीजन को देखना, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना, और एज ए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना वो किसका काम है। तो शेयर कैपिटल का मतलब तो आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो और पैसा रेज कर रहे हो, वो तो किसका ही काम है, कॉर्पोरेट लेवल का। यहां पर जो ये कह रहे हैं ना शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप, इसमें देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ दो चीजें बाहर निकलती है। अगर उसी तरह का काम होना है जो हम कर रहे हैं, फिर तो मानकर चलो कि वो बिजनेस लेवल है, लेकिन अलग ही तरह का काम होना है, जैसे मान लो हम पहले इकोनॉमी क्लास के क्लोथ बेचते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम उन कस्टमर को भी टारगेट करना चाहेंगे जो रिच पर्सन है, उनके लिए अलग रेंज के क्लोथ आएंगे, फिर वो कॉर्पोरेट लेवल का काम है, क्योंकि वो काम ही अलग हो गया। और अगर आप उसी में ही अपनी कुछ दुकानें और खोलना चाहते हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा, बिजनेस लेवल मैनेजर। मतलब आपको समझना है, मैं पहले ही आपकी समझ के ऊपर काम करवा रहा हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पर आप अभी के लिए ये समझो कि अनदर रेंज ऑफ शॉप का मतलब है कि वो अलग ही तरह की शॉप्स होंगी। तो यहाँ पर ये दो आंसर दे रहा है, सी आंसर है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार आगे के देख लेते हैं जस्ट। रियल लिमिटेड इज ए फुल सर्विस एयरलाइन, द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन। अब आप बताना इसमें से कौन सा कॉर्पोरेट लेवल का है। शुड ए नो फ्रिल्स, नो फ्रिल्स का मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा आप एडवांटेज नहीं दे रहे। लोअर फेयर सब्सिडरी भी सेटअप आपका मेन है, जैसे एयर एशिया का उन्होंने एग्जांपल दिया था कि वो नो फ्रिल्स मतलब इकोनॉमी क्लास की हमारे पास है, और उसी के अकॉर्डिंग हम कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड नहीं कर रहे, हम चाहते हैं लो फेयर चार्ज किया जाए। तो ये तो कौन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट लेवल। इफ इट इज सेटअप, मान लो आपने ये डिसाइड कर लिया, हाउ शुड द कैबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड, अब ये कॉर्पोरेट वाले थोड़ा डिसाइड करें। तो इसमें अगर आप मेरे से कहेंगे तो ए सिर्फ फर्स्ट आंसर। बताओ ये समझ आया। एक बार नेक्स्ट देखो। आप ऐसे है ना बच्चों, एक बार जल्दी जल्दी देख लो, बस मैं ओवर कराना चाहता हूँ क्योंकि अब तीन चार क्वेश्चन ही रहते हैं, फिर मेरे को एक लास्ट चीज बताकर ओवर करना है। देखो, members of Infinite Care, an NGO, have met and determined that they need to formulate a philosophical basis for their activities. Thereby, they have come up with a statement. मतलब ये लोग क्या है, चाह रहे हैं कि हमारे लिए एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो हमें शो करे। तो इन्होंने अब क्या कहा, प्रोवाइड चिल्ड्रन टिल एज 12, जिन बच्चों की एज 12 साल तक है, लिविंग इन होमलेस और लो इनकम सिचुएशन विद द एसेंशियल आइटम दे नीड टू बी थराइव एट होम, एट स्कूल, एट प्ले। ये लोग प्रोवाइड करेंगे, ये एनजीओ है। तो ये इस टाइम पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप देखो, मेंबर ऑफ इनफाइनाइट केयर एंड एनजीओ हैव मेट एंड डिटरमाइन दैट दे नीड टू फॉर्मुलेट, उनकी अभी कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, वो क्या चाहते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट हो जाए, और वो उसके लिए सोच रहे हैं क्या बनाए स्टेटमेंट। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई कि जो 12 साल तक के बच्चे हैं, बेघर, जिनके घर रही है, होमलेस आप कह सकते हो, या फिर लो इनकम सिचुएशन में रहते हैं, उनको असेंशियल आइटम, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, घर पे, स्कूल पे और प्ले पर प्रोवाइड करना इनका काम है।
और ये आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट विच द मेंबर हैव स्टेटेड। तो इसको ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस का मिशन है। देखो पहली चीज, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो सकता, मैं पहले क्लियर कर दूं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेजरमेंट का टूल है, अमाउंट में फिगर में बात करता है। गोल और ऑब्जेक्टिव कभी भी फिगर से इधर उधर नहीं जाएंगे, उनमें फिगर होता है, चाहे वो परसेंटेज हो और चाहे वो अमाउंट हो, मतलब रुपीस में बात होती है। और जो आपकी बिजनेस डेफिनेशन है वो सिर्फ क्लियर आपके बिजनेस को शो करती है। तो ये रह गई थी विजन और मिशन। मेरे से कोई पूछे दोनों में अंतर, मैंने कहा जो फ्यूचर है वो विजन है और जो प्रेजेंट है वो मिशन है। दोनों हैं सिर्फ स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आंसर है मिशन। और एक बार आगे देखो बच्चों, अब एक बार सिर्फ बताना कि क्या हुआ यहां। ग्रेग वाज हेडिंग द ग्लोबल बिस्किट्स एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं, फॉर जोंकिस लिमिटेड। ही गोट एन ईमेल congratulating him for being promoted as the head of entire business of Jonkis in India. Which of the following statement is true about Greg's position? पहले वो कौन सी पोजीशन में था? क्योंकि वो एक पूरी बिजनेस यूनिट का हेड था और अब उसको कंट्री लेवल पर हेड बना दिया गया है। तो यहां पर पहला है, ग्रेग वाज ए बिजनेस लेवल मैनेजर बट नाउ ही इज ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो यही सही है, क्योंकि पहले वो बिजनेस लेवल मैनेजर था, उसके पास एक पूरी बिजनेस यूनिट थी। एसबीयू बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उसका उसको हेड बना रखा था। और अब उन्होंने उसको क्या किया, उसको पूरे बिजनेस का, जो भी ये कह रहा है, फॉर बीइंग प्रमोटेड एज हेड ऑफ एंटायर बिजनेस ऑफ जोंकिस इन इंडिया, उस पूरे बिजनेस का हेड बना दिया। तो वो कौन सा मैनेजर बन गया? कॉर्पोरेट लेवल। तो ये यहाँ पर आंसर है, ग्रेग वाज ए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर एंड नाउ आल्सो ही इज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। मतलब ये डी तक है, आपको बताना है सिर्फ कि क्या है वो। पहले ग्रेग वाज ए फंक्शनल लेवल मैनेजर बट नाउ ही इज कॉर्पोरेट लेवल। ग्रेग वाज बिजनेस लेवल मैनेजर, नाउ ही इज आल्सो बिजनेस लेवल मैनेजर। तो अब आंसर देना है यहाँ, ए है ये पहला आंसर। ये मेरे ख्याल रिपीट हुआ है गलती से, वही चार ऊपर है वही चार नीचे है, तो मैं चेंज कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट, A Limited has recently decided to install a new IT system to improve the efficiency of its payroll function. अब यहाँ पर ये लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि ये नया आईटी सिस्टम लगाएंगे, किसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? पेरोल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। A Limited believes that this will reduce the cost of running the payroll system by 20%. पेरोल सिस्टम का मतलब पता क्या है? जहां वर्करों की सैलरी डिसाइड होती है वो, तो वो अपने यहाँ एक आईटी सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं। जैसे मान लो पहले मैनुअली काम होता है, देर लगती है, उसको अच्छा खासा पे करते हैं, उसकी बजाय हम सॉफ्टवेयर लेने की सोच रहे हैं, कोई आईटी सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं, जिससे हमारी कॉस्ट उस फंक्शन की कितने परसेंट कम हो जाएगी? 20% कम हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? दोबारा पढ़ो बच्चों। A Limited has recently decided to install a new IT system to improve the efficiency of its पेरोल फंक्शन। तो एक फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नया आईटी सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा? ए लिमिटेड बिलीव्स दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रनिंग द पेरोल सिस्टम बाय 20%। जो अभी कॉस्ट आ रही है उससे 20% कम हो जाएगी। तो आप मानकर चलो ये बच्चों फंक्शन से रिलेटेड काम है, क्योंकि पेरोल एक अपने आप में फंक्शन है, उनका लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी इन द अबू आईटी सिस्टम मोस्ट क्लोजली लिंक टू, किससे रिलेटेड है ये? तो ये फंक्शनल लेवल कह रहा है, ठीक है। और एक के बाद लास्ट, तो ये फंक्शनल लेवल। मिस्टर पारेख शेयरिंग विद हिज फ्रेंड्स इन एन इनफॉर्मल डिस्कशन दैट ही हैज टू मूव वेरी कॉस्टलीली इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी सावधानी से करना पड़ता है उसको। एज द डिसीजन टेकन बाय हिम हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट एंड इन्वॉल्व लार्ज कमिटमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। He also said that his decision decide the future of his organization. Where will you place Mr. पारेख? आपके हिसाब से उसकी बातों से आपको क्या लगता है वो किस लेवल पे है? वो टॉप लेवल पर है। तो ये सही आंसर है। तो ये बच्चों हमारे एमसीक्यू हो गए एट प्रेजेंट, जो इन्होंने दे रखे हैं चैप्टर 1, जो भी रिसोर्सेज है आईसीएआई के, उनके अकॉर्डिंग।